हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। यहां पर हम करने जा रहे हैं हमारे 9th फिजिक्स का एक और जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये हम अपने नए टारगेट 95 प्लस की सीरीज में करने जा रहे हैं और यहां पर इस चैप्टर में असल में दो पार्ट्स हैं। ग्रेविटेशन भी है एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में थ्रस्ट एंड प्रेशर यानी थोड़ा फ्लूइड के बारे में भी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले ग्रेविटेशन से। ओके, सो ग्रेविटेशन का बहुत सारा इफेक्ट जो है हमने अपने आसपास में देखा होगा, जैसे कि ये एप्पल न्यूटन के सर पर गिरा या उसके सामने गिरा, ये जहां भी गिरा, ये सिर्फ एप्पल ही थोड़ी गिरता है, बहुत कुछ गिरता है। यहाँ पर देखो, ये गेंद को ऊपर उछाला और ये नीचे गिर रहा है। और हमको ये भी पता है कि जो प्लैनेट्स है वो चक्कर लगाते हैं सन के, है ना, हमारा जो सोलर सिस्टम है। तो ये सब ग्रेविटेशन के इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक कॉमन चीज बताएंगे, दैट इज ग्रेविटेशन। क्या होता है सर ग्रेविटेशन? क्या होता है ग्रेविटेशन? देखो, ये होता है ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। मतलब पूरे यूनिवर्स में, सारे ब्रह्मांड में, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब ये गलत सेंस में मत लेना, ठीक है ना, मतलब समझने की जरूरत है। सिंपल बात है कि कोई भी चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना। तुम बोलोगे सर ये तो आपस में अगर अट्रैक्ट कर रहे होते तो चुंबक की तरह चिपक जाते, तो उतलापन आ रहा है, मैग्नेट की तरह चिपक जाते, है ना। तो ये क्यों नहीं चिपक रहे, मतलब जैसे ये क्यों नहीं चिपक रहे आपस में? इसकी सिंपल सा लॉजिक है यार। मान लो कि एक बड़ा सा मैग्नेट है यहाँ पर, दिस अ वेरी बिग मैग्नेट, और उसके ऊपर यहाँ पर मान लो तुम खड़े हो ऐसे करके, और अब तुमने दो छोटे मैग्नेट लिए आपस में, तो क्या ये आपस में चिपकने में इंटरेस्टेड होंगे कि ये नीचे की तरफ चिपकने में इंटरेस्टेड होंगे? सिंपल सी बात है कि वो आपस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तब वो यहां पर अट्रैक्ट होंगे क्योंकि बड़ा मैग्नेट है नीचे। सेम लॉजिक है कि ये आपस में क्यों नहीं चिपकने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि धरती जो है वो ज्यादा ग्रेविटी एक्ट कर रही है, धरती का ग्रेविटेशन ज्यादा है। सर क्यों धरती का ग्रेविटेशन ज्यादा है? मास ज्यादा है। ये पूरा मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं और थोड़ा सी चीजों को समझते हैं। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये समझना, इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन, रिपल्शन नहीं होता यहाँ पर। जैसे चार्ज में होता है रिपल्शन, लाइक चार्ज रिपल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, अट्रैक्शन होता है इसमें। ठीक है, और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं ना, जैसे चार्ज का हो गया, मैग्नेट का हो गया, इन सब की कंपेरिजन में सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, रेंज यानी ज्यादा दूरी से एक्ट कर सकता है। ओके, सो पहले तो ये समझो कि ये अट्रैक्शनल फोर्स है और जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू देयर मासेस। ये बात ध्यान रखना कि ये एक्सर्ट ही होता है मास की वजह से। यानी कोई भी एक चीज जिसमें मास है वो किसी दूसरे चीज को अट्रैक्ट कर सकती है जिसमें मास है, और इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम न्यूटन बाबा ने जो यहां पर अपना योगदान दिया था, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेट्स सी दैट। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? क्या हमको ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दे सकता है? बिल्कुल देगा। देखो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, वाह क्या बात है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। अब देखो क्या कहा जा रहा है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि हर ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2, और तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद अ फोर्स। यूनिवर्स में कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता ही है विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, या प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि अगर मैथ्स में लिखा जाए, सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, यानी कि m1 इंटू m2, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि द सेम फोर्स इज इनवर्सली यानी 1 अपॉन, है ना, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिख रहा है? d, तो यहां पर क्या लिखेंगे? d स्क्वायर। तो यही बताया गया, बस इतनी सी बात बताई है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। सर इससे कोई फॉर्मूला थोड़ी मिल रहा है, पर मिल जाएगा आगे, है ना। सो
क्या कहा गया है कि अगर तुमको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, सो दैट फोर्स कैन सिंपली बी कैलकुलेटेड अगर तुमको मासेस और डिस्टेंस पता है उनके बीच का, ठीक है। सो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस यानी m1 m2 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को मिला दो यार, मतलब मिला दो, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। तो ये हो जाएगा कंबाइनिंग दिस 1 and 2 इट बिकम्स f इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं तुम बोल दो, नहीं तुम कमेंट कर दो नीचे। ना आज नहीं मान रहा मैं, बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ ना, ये किताब में है यार, पढ़ के आया हूँ मैं, थोड़ी होता है। सो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अब सर ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इक्वल टू के फॉर्म में निकालो, इक्वल टू के फॉर्म में तो निकाल देते हैं यार, तुमने कह दिया मैंने निकाल दिया। f इज इक्वल टू, अब यहां पर लगेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। सो दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो न्यूटन बाबा ने यहां पर लिया क्योंकि ग्रेविटेशन है इसलिए g सिंबल से दिखाया उसको। सो f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। ये तो पता ही होगा ना, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम इक्वल टू में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। सो दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो अब देखो हमको फॉर्मूला मिल चुका है ना, फॉर्मूला मिल चुका है, तो यानी कि अब मान लो मैं ना यहां दिखाता हूं, चलो। सो दिस इज गिवन बाय वी गॉट द फॉर्मूला राइट, लिख दो ना यार, f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। वाह, g where g is the constant of proportionality, g क्या है, constant of proportionality, पर इस constant को कहा क्या जाता है, this is called UGC। क्या ये किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल वाह कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, याद रखना इसकी वैल्यू को, दिस g का वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम है इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तुम इसका फॉर्मूला यूनिट भी याद रखना और वैल्यू भी याद रखना। सर अब ये वैल्यू किसने बताई, आपने बताई? नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली न्यूटन ने फाइंड आउट करी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करी। और ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है, चाहे वो तुम अर्थ पे लगाओ, चांद पे लगाओ, सूरज पे, जहां लगाने लगाओ, ये चीज फिक्स रहेगी पूरे यूनिवर्स में। सो आपको यहां से क्या क्या कैरी करना है, स्टेटमेंट याद रखना है, और क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, और क्या ध्यान रखना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। अच्छा यहां पर थोड़ी सी लॉजिक समझो। अब जब इस लॉ में ये कहा गया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, का मतलब ये है, डायरेक्टली का मतलब यही होता है कि अगर मासेस बढ़ेंगे ना, अगर ज्यादा मासेस होंगे ना, तो फोर्स भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया कि ग्रेविटेशनल जो फिनोमेना है या ग्रेविटेशन जो है वो मास पे डिपेंड करता है, यानी मास ऑब्जेक्ट का जितना हाई रहेगा उतना इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है वो भी हाई हो जाएगा। व्हेन द मासेस आर ग्रेटर फोर्स विल बी ग्रेटर, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा ना, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगा। भाई मैग्नेट में भी तो यही होता है, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे प्रभाव कम होगा, फोर्स कम होगा, है ना। सो ये लॉजिक से समझ लो कि मास जितना ज्यादा रहेगा ग्रेविटी उतना ज्यादा रहेगा। मैं बता रहा था कि भाई इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हाई नहीं होगा जितना अर्थ इनको खींच रहा है, बिकॉज अर्थ का मास ज्यादा है। और अर्थ और ऐसे प्लैनेट्स सन का चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सन का मास ज्यादा है। जो मून है वो अर्थ का चक्कर क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो मून का मास अर्थ से कम है। बहुत सारी लॉजिक है। और ये गोल ही क्यों घूम रहा है उसकी भी लॉजिक है, 11th क्लास में समझोगे इस चीज को, ठीक है। तो फिलहाल ये ध्यान रख लो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है अगर पता लगाना है, तो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तुमको मासेस पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, और ये डिस्टेंस कहां से होता है, उनके सेंटर्स का के आपस में डिस्टेंस होता है। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये एंड टू एंड डिस्टेंस नहीं है, ये इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक होता है। दोनों के सेंटर ऑफ मास से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लो, वहां से ये एक्ट करेगा।
ठीक है। और चीज़ें तुमको बहुत ज़्यादा जाओगे ना, सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी वो आएगा 11th में, डोंट वरी, सेंटर फिलहाल सेंटर याद रखो, सिमेट्रिक चीज़ से याद रखो। ओके, तो ये कट टू कट डिस्टेंस नहीं होता, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, ये हो गया। एंड दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये यूनिट कहाँ से आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपने खुद पैदा करी क्या? नहीं यार, मैं कुछ नहीं करता, आ जाता है बस। ठीक है, देखो कैसे आएगा। अभी इसी फॉर्मूला में, यही वाले फॉर्मूला में तुम क्या करो, जी को एक तरफ रखो और बाकी चीज़ों को अगले साइड, फोर्स की साइड में ले जाओ, यानी मासेस जो है वो नीचे आ जाएंगे और डिस्टेंस यहाँ ऊपर आ जाएगा। सो फॉर्मूला विल बी व्हाट, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर बाय m1 m2। अब डाल दो, इनकी यूनिट्स पता लग जाएगी, जी की यूनिट। तो अगर जी की ऐसा यूनिट निकालनी है तो सबकी यूनिट डाल दो। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो ये डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और नीचे केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। सो द यूनिट इज लाइक ऐसे आ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखना भाई। ठीक है, अब आगे बढ़े। अगर मान लो तुमको सवाल आ गया, न्यूमेरिकल वी हैव ऑलरेडी डन, जो न्यूमेरिकल तुम सर्च करोगे ना आ जाएगा, बस डालना है ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल एडू मंत्रा, आ जाएगा अपने पास, सब बना हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट ये चैप्टर भी बना हुआ है। ओके, सो द डिस्टेंस, तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, मान लो ये सन है, सन का मास दिया है 2 × 10⁻30 kg, अर्थ का मास दिया है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, इनके सेंटर्स का डिस्टेंस दिया है 1.5 10⁻6 समथिंग जो भी है। ठीक है, और तुमको बोला कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। यार ये फॉर्मूला लगाओ ना यार, मतलब करो ना यार तुम, है ना। तुम लोग सर ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, अरे बहुत सिंपल है यार। जैसे मान लो दिया है 2 × 10⁻30 और यहाँ दिया है 6 × 10⁻24 और नीचे दिया है 1.5 × समथिंग 10 समथिंग। तो ये 10 की पावर को अलग से लेके साइड में करो, बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर को अलग इक्वेट करो, 10⁻30 10⁻24 ऐड हो जाएगा ना, 30 + 20 54, फिर नीचे वाला कुछ पावर रहेगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 10 की पावर को अलग ऑपरेट करो, बाकी नंबर्स को अलग, दैट इज सिंपल। चेक करना भाई न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट। तो हम अपना वजन निकालते हैं ना, देखो लगभग मेरा वजन इतना हो गया, मोटापा छा गया, ये लॉकडाउन हो गया ना, मैं जिम पे धावा बोलूंगा, खत्म हो जाए बस। ठीक है, सो ये वेइंग मशीन या वेट और ग्रेविटी क्या है, आइए देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट, लेट्स सी, कुछ है इसके बाद ना है। सो व्हेन आई से दिस इज अ धरती, हाँ जी, धरती माता, और या जो ये प्लैनेट है, और इस प्लैनेट का मास कैपिटल M ले लिया हमने, और इसके ऊपर एक बंदा है, बंदे का मास है स्मॉल m। ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m। अब मान लो इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस धरती माता इज r। अगर तुमको बोला गया है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, कैसे निकालोगे? सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, बेसिकली हमको वही निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास जी m1। अभी हम m1 यहाँ कैपिटल M ले लो और m2 यहाँ स्मॉल m ले लो, बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब लगभग डिस्टेंस क्या है इनका, रेडियस ही होगा। डिस्टेंस बंदे के ये नाभि से लेके नीचे तक कितना डिस्टेंस होगा, है ना, तो ये रेडियस ही होगा, तो डिस्टेंस स्क्वायर इज लगभग रेडियस स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बंदे के ऊपर कितना एक्ट कर रहा है। मान लो इसका नाम है पवन, है ना, मास ऑफ पवन। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर मास ऑफ पवन आ जाएगा, तो ये जो निकलेगा दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पवन। पवन पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है ये धरती माता से, है ना। अगर मान लो एक दूसरा बंदा है, ये तो हमने इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो निकाला। अगर मान लो एक दूसरा बंदा है ये, तो बोलो सर नीचे ना गिर जाएगा? अरे पागल, ग्रेविटेशन की वजह से चिपका हुआ है, कैसे गिर जाएगा यार? ओके, अच्छा, ये डिस्टेंस तो वही है, वही जो रेडियस तो वही है, सिर्फ मास ऑफ, मान लो ये इसका नाम है क्या नाम लिखे यार, कुछ तो बताओ। हाँ, बबलू, मास ऑफ बबलू। तो अब मास ऑफ बबलू अलग होगा, ऐसा नहीं कि पवन के मास की जितना ही होगा। तो उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, धरती उसको कितने फोर्स से खींच रही है, सो दैट मास ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बबलू विल बी इक्वल टू, अब कैपिटल जी
m1 तो वही है धरती माता का वजन, और ये डिस्टेंस स्क्वायर वही रेडियस स्क्वायर, और यहाँ बस आ जाएगा मास ऑफ बबलू। बस इतना ही फर्क पड़ा, बाकी ये चीज़ें ना सेम है, इतनी चीज़ सेम है। तो मतलब इस प्लैनेट पे जिस भी बंदे, कोई भी बंदा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका तुमको कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है ये पता लगाना है, तो बार बार ये चीज़ तो कॉमन ही लेनी पड़ेगी। ये चीज़ तो हम लगातार कॉमन ही ले रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम एक कांस्टेंट बना दे, क्यों ना हम इसको एक कांस्टेंट बना दे। अरे बना दिया, पता है इसी को, ये जो है ना ये gm/r² है ना, किसी भी प्लैनेट का मास और रेडियस स्क्वायर डाल दोगे यहाँ पर ऐसे, तो ये क्या होता है, इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ गिवन प्लैनेट। मान लो जो भी प्लैनेट है, मान लो अर्थ है, तो अर्थ का रेडियस डाल दोगे, है ना। इफ इट इज अर्थ, अगर अर्थ है तो अर्थ का जो मास है वो डाल दोगे, अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻24 kg, और उसका जो रेडियस है 6.4 10⁻4 6400 किलोमीटर होता है। ऐसे सिंपल डालता हूँ मैं, मीटर में तुम कर लेना, 6400 किलोमीटर, ठीक है, ये रेडियस है। तो जब डाल दोगे तो अर्थ की ग्रेविटी पता है कितनी मिलती है, तुम बताओगे, कमेंट करके बताओगे। वैसे मैं आगे बता ही दूंगा, पर तुम यहाँ पॉज करके कमेंट करके बताना अभी इसी मोमेंट, ताकि मैं विश्वास कर सकूँ। हाँ वाह, क्या विश्वास है, क्या अटैच। वैसे बता देता हूँ मैं, तुमने कर दिया होगा आई गेस, विश्वास है मुझे। तो अर्थ, अगर अर्थ का हमने मास और रेडियस डाल दिया तो अर्थ की ग्रेविटी पता लगी कि भैया कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाह वाह, याद रखना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे अर्थ परफेक्ट गोला नहीं है, तो कहीं रेडियस इक्वेटर की तरफ ज्यादा होता है, पोल की तरफ कम होता है, तो इस वजह से इक्वेटर की, सही है, इस वजह से इक्वेटर की तरफ जहां रेडियस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, वहां ग्रेविटी कम हो जाती है ना, रेडियस नीचे है, तो इक्वेटर की तरफ ग्रेविटी कम होती है, कंपैरेटिवली पोल की तरफ ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर पोल की तरफ चपटा है ना, ऐसे फ्लैट है, ऐसा है, इतना भी नहीं है पर लगभग, भाई यार इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, पोल्स की तरफ रेडियस कम है, तो जहाँ रेडियस कम है वहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी, जहाँ रेडियस ज़्यादा है वहाँ पर ग्रेविटी कम। हे यू डोंट नीड दैट इन 9th स्टैंडर्ड, ये 11th की क्लास में तुमको जानकारी दी जाएगी, वैसे बता दिया मैंने। अगर ऐसे कोई पूछ ले कि हाँ पोलार बेयर को पहाड़ से, अगर मान लो कि पोलार बेयर जो है वो लुढ़क रहा है या गिर रहा है, तो वो जल्दी गिरेगा नॉर्मल की कंपैरिजन में या लेट गिरेगा, तो जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी वो फास्ट गिरेगा, ठीक है। मतलब बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पोल्स की तरफ ग्रेविटी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, 9.82 और इक्वेटर पे 9.78, एवरेज लेते तो 9.80। फिलहाल तुम याद रखो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली कि इस यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आई एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है किसने बता दिया, और उसकी यूनिट एक्सेलरेशन वाली क्यों आ रही है। तो बहुत सिंपल बात है, यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू समथिंग। बताओ क्या होता है वो समथिंग, पढ़ा है यार अपन ने, F इज इक्वल टू m, ये तो F इज इक्वल टू m, और ये क्या हो गया, ये हो गया ये, है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, तो समथिंग क्या वो एक्सेलरेशन बन गया, इसलिए वो एक्सेलरेशन। ओके, तो ये बात समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज है। असल में कोई भी प्लैनेट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का मास को, सिंपल फॉर्मूला आ गया, देखो अब यहां पर फोर्स ऑन पवन विल बी, अगर तुमको सीधे ये पता चल गया स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के लिए, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पवन विल बी इक्वल टू मास ऑफ पवन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ का पता करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमको पता करना है कि बबलू अगर अर्थ पे है, तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बबलू ड्यू टू द अर्थ, सो दिस विल बी मास ऑफ बबलू इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये सीधे वैल्यू लोग फटाफट आएगा, इतना लंबा कौन करेगा। सो यहाँ पर
अब एक सिंपल फॉर्मूला बनाओ कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का किसी भी प्लैनेट पे ऑन एनी गिवन प्लैनेट और ऑन एनी प्लैनेट, प्लांट लिख दिया सर, ऐसे कैसे चलेगा, इतना शॉर्टकट नहीं पाना चाहिए। चलो, ऑन एनी गिवन प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू क्या है, मास इंटू ग्रेविटी, है ना, m इंटू जी, m इंटू जी। अरे भाई इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ये वेट। सो वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये याद रखना। सो वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इंटू ग्रेविटी। वाह सर वाह, क्या बताए। अब थोड़ा ध्यान से ना इस पार्ट में देखना, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने यहीं पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक चीज, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। किसी भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो gm/r² कर दो। m उस प्लैनेट का मास होगा, r उसका रेडियस होगा, उस प्लैनेट का एवरेज रेडियस, उसका स्क्वायर। और g की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी है सर, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये वैल्यू याद कर लो यार, ठीक है। और हम जब वेट निकालते हैं तो हमारा वेट असल में क्या होता है, हमारे किसी भी प्लैनेट पे वेट सेम, हर प्लैनेट पे वेट सेम नहीं होगा ना। अगर हम वेट मशीन ले जाएंगे अपने अर्थ पे, यहाँ पर वेट, अपना वेट चेक करते हैं, और वही वेइंग मशीन हम अगर मान लो मून पे ले जाते हैं, वहाँ पर अपना वेट चेक करते हैं, दैट विल बी डिफरेंट, अगर आपको पता हो, ठीक है। और किसी और प्लैनेट पे अलग रहेगा, बिकॉज हर प्लैनेट की अपनी ग्रेविटी होती है। तो जो हम वेट निकालने का सिंपल तरीका है, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या होता है, उस प्लैनेट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे एक्ट कर रहा है, वो हमारा वेट होगा। सो वेट इज इक्वल टू हमारा मास इनटू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। ये हमारा मास है और ये प्लैनेट की ग्रेविटी है, ठीक। जैसे अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट बात कर ली। ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला जो है प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, वाह, F इज इक्वल टू gm1m2/d²। और क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला मिल गया, और क्या, वेट का फॉर्मूला मिल गया। अब किस चीज का इंतजार है भाई, जाओ जाओ, हो गया तुम्हारा, थोड़ा सा रुक जाओ, बस आगे। ग्रेविटी ऑफ मून, ठीक है। अच्छा, कई स्कूल में ना ग्रेविटेशन, इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ाते हैं, पहला पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर, दूसरा पार्ट सेकंड सेमेस्टर, ऐसा भी होता है। मैं भी ऐसे अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं मैंने, जो पिछले बने हुए, यहाँ पर करा दिया यार, तुम बोल रहे थे बना दिया हमने। सो अब मून की ग्रेविटी देखो, अर्थ का बताया मैंने 9.8, मून की ग्रेविटी अप्रॉक्सीमेटली 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया सर, लेट्स सी। सो ग्रेविटी ऑफ, क्यों कम आता है मून का, ग्रेविटी कम क्यों आता है, ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला बताना तुमको। ये मून है, मान लो दिस इज मून, तो मून का जो रेडियस है, जो मास है, वो कम है भैया, मतलब मास कम है, रेडियस भी कम है। बेसिकली मास कम होने की वजह से बहुत फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में कम आ जाता है जो जी की वैल्यू है, बस, और क्या। तो ये बंदा देखो यहाँ पर, ये जो एस्ट्रोनॉट है, देखो मजे ले रहा है, वहाँ लंगड़ी खेल रहे हैं, क्या बात है, वाह क्या बात है, देखो लंगड़ी खेल रहे हैं, और कितना आराम से स्लो मोशन दिख रहा है, वो बंदा जंप कर रहा है, उतनी जल्दी से नीचे नहीं आ पा रहा। ग्रेविटी अलग है ना, डिफरेंट ग्रेविटी। गाड़ी चलाओगे एकदम ऐसा उड़ोगे, डिशुंग डिशुंग, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, तो कंपेयर करते हैं अर्थ के साथ। ये हमारा अर्थवा है, ये हमारा गोला है, ठीक है, और ये वो गोला है जो हमारे गोले के आसपास में चक्कर खाता है, जाके मून है, ठीक है। तो हमको पता है कि भैया देखो यहाँ पर जो अर्थ का मास है कितना ज़्यादा है, मतलब कम से कम देखो ना 5.98, मैंने बोला 6 × 10⁻24 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो 5.98 10⁻24, और देखो यहाँ 10⁻22 है, तो ऑब्वियसली यहाँ मास ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटी ज़्यादा है अर्थ का, ओके। और कितना है, सो इफ आई से अर्थ का ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अगर तुम कंपेयर करो तो ग्रेविटी एट मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/6 एज दैट ऑफ ग्रेविटी एट अर्थ। इसी वजह से तुम्हारा वेट या किसी भी चीज का जो वेट है, जो अर्थ पे आता है और जो मून पे आता है, उसमें रिलेशन क्या होता है। तो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून
जैसे मेरा वेट जो मून पे होगा वो अर्थ पे जितना वेट है उसकी कंपैरिजन में 1/6 होगा, ये याद रखना, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, तो जो ग्रेविटी का रिलेशन होगा वही वेट का रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी पर्सन का वेट है 60 किलो, कहाँ पर, अर्थ पे, तो अगर अर्थ पे अगर मान लो उसका वेट है 60 kg, तो यहाँ पर जब मून के ऊपर पता करना होगा तो वेट ऑन मून विल बी कितना हो जाएगा, ये 10 kg। वाह, 60 किलो का बंदा 10 किलो का वजन होएगा वहां पर, क्या जबरदस्त बात है। मतलब यहाँ पर अगर उसने अपना वेट चेक किया 60 किलो, मून पे जाके वेट चेक किया 10 किलो, ये तो कमाल हो गया। सो दैट इज ऑल बिकॉज जो ग्रेविटी है जो मून की, इट इज 1/6 एज दैट ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। एंड वो क्यों है, बिकॉज मून का मास कम है, जिस प्लैनेट का मास कम उस प्लैनेट की ग्रेविटी कम। ठीक है, अच्छा सर ये कैसे निकाला होगा, मून की ग्रेविटी कैसे निकाली होगी, यार फॉर्मूला बताया तुमको मैंने, बार बार ना पूछा करो तुम, gm/r² से डाल दो 6.67, देन रेज टू कितना, -11, भूल जाते हो सर। और मास ऑफ मुनवा का मास कितना है देखो, 7.38, हमारे गांव में मुन्ना को मुनवा बोलते हैं ना, मुनवा, तो मुनवा का मास ये हो गया 10⁻22, और नीचे रेडियस का स्क्वायर कितना है, रेडियस ऑफ मुनवा 1.74, 10⁻6 का स्क्वायर मारो, कर दो। सर कैसे होगा, अरे 10 के पावर को अलग ले जाओ यार, इसको अलग रखो, बाकी नंबर्स को कैंसिल सॉल्व कर दो यार। वी हैव ऑलरेडी डन विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमको दोनों पार्ट्स करने में से। ओके, फ्री फॉल, अरे बंदा गिर जाएगा यार, अरे यार क्या कर रहे हो, गिर जाएगा ये, फ्री फॉल, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, किसी भी चीज़ को धरती के हवाले कर दिया, छोड़ दिया ऊपर से, ये टूट जाता सर, नुकसान कर देते कंपनी का, ये देखो फ्री फॉल। ठीक है, सो दिस इज फ्री फॉल। अर्थ अट्रैक्ट्स, या अर्थ नहीं कोई भी प्लैनेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। When an object fall towards the earth due to earth's gravitational force, it is called free fall. सर ये तो पता है, ये पता है सर, ये मत बताया करो। ठीक है, आगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो यार, मजा ही आ जाएगा, मतलब मजा ही आ जाएगा। ठीक है, सो अपन ने ना काइनेमेटिकल इक्वेशन करा हुआ है, अगर तुमको याद हो मोशन चैप्टर में हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन करा हुआ है, कौन सा है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी u है, उसको एक्सेलरेट करा गया, फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, ठीक है, जो टाइम लगा है दैट टाइम इज एसोसिएटेड टाइम इज t, और जो डिस्प्लेसमेंट है उस दौरान वो s है। सो द रिलेशन फर्स्ट वन हमने करा हुआ था, एक था उसमें v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरा था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तीसरा था v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये हो गया ना, हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन करा हुआ। पर ये सेम चीज को ना जब तुम वर्टिकल मोशन में ले जाते हो, इसी को फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर्मूला तो वही रहेगा सर। सो जब वर्टिकल मोशन यानी क्या, ऐसे कोई चीज को ऊपर थ्रो कर रहे हो, या कोई चीज ऊपर से नीचे फॉल कर रही है, तो इस वाले को हम वर्टिकल मोशन बोलते हैं, दिस इज वर्टिकल ना। तो ये वर्टिकल मोशन वाले केस में कुछ नहीं है यार, मतलब सब चीज रहेंगे वही, सिर्फ क्या हो जाएगा, मान लो कि तुम यहां से, ये ग्राउंड है और ये हाइट है, यहां से तुम कोई चीज को गिरा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, s इज इक्वल टू हाइट लिखोगे ना, डिस्प्लेसमेंट बराबर इक्वल टू हाइट हो जाएगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा रहेगा, सो दैट एक्सेलरेशन विल बी द ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, है ना, ये वाला एक्सेलरेशन। तो a की जगह g आ जाएगा और s की जगह h आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। हाँ जी, पुट कर दो। सो द फॉर्मूला विल लुक लाइक doing v is equal to ut, सॉरी v is equal to u प्लस क्या है at है ना, यहां पर a क्या बन गया, ग्रेविटी, g बन गई, सो a प्लस gt है ना। और उसके बाद दूसरा वाला s की जगह h लिखना है, सो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। वाह सर वाह। तीसरा वाला v²
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh mgh। वाह, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ना कुछ बातों का ध्यान रखना, मतलब फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं, बस एस एस एच बन गया और ए जी बन गया। अब क्या ध्यान रखना है हमको, देखो कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना। मैं उस चीज़ को मिटाता हूँ, मिट जा सिम। चलो इसको हम मिटाते हैं अब, और थोड़ा सा अपनी बात को और जो है स्पष्ट तरीके से प्रकट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। छोटा छोटा रबर है ये, ओके। तो गाइस अब देखो गाइस, यस, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई चीज़ को थ्रो करते हो ना, तो वो जब मान लो ऊपर थ्रो कर रहे हो, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है। यानी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये हमेशा याद रखो, दिस इज वन फैक्ट, फैक्ट नंबर 1, फर्स्ट फैक्ट। कोई भी चीज़ को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि नीचे जल्दी आता है, उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा फैक्ट ये है कि जब किसी चीज़ को हम ऊपर थ्रो करते हैं, जब थ्रो ऊपर कर रहे हो तो स्पीड क्या होती जाती है, स्पीड कम होती जाती है, स्पीड कम होती जाती है, ऊपर से नीचे से ऊपर जो है स्पीड कम होती जाती है। क्यों सर स्पीड कम क्यों हो रही है? क्योंकि मोशन तो ऊपर हो रहा है, मोशन ऊपर की तरफ है, पर धरती की ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहां पर एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन है, ग्रेविटी का डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए जी की वैल्यू यहां पर -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगी अगर तुम अर्थ की बात कर रहे हो। माइनस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव लोगे यहाँ पर, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो लिया जाएगा इट विल बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि मोशन से अपोजिट, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही एक्ट करती है, ये बात तो याद रखो कि ग्रेविटी हमेशा नीचे एक्ट करती है। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मोशन ऊपर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटी को नेगेटिव लिया जाता है। अगर मान लो कोई चीज़ ऊपर से ड्रॉप करी गई, तो वहाँ पर देखो मोशन भी डाउनवर्ड हो रहा है और स्पीड बढ़ती जाती है उसमें। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी सेम डायरेक्शन में, इसलिए ग्रेविटी पॉजिटिव मैनर में एक्ट कर रही है, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, नहीं तो फॉर्मूला तो सही यूज करोगे लेकिन आंसर गलत आएगा अगर तुमने ये ध्यान नहीं रखा। अगर अपवर्ड मोशन है, ठीक है, अपवर्ड मोशन है तो ग्रेविटी नेगेटिव, बिकॉज मोशन ऊपर हो रहा है, ग्रेविटी तो नीचे ही एक्ट करती है, सो नेगेटिव, इसलिए स्पीड कम हो रही है। डाउनवर्ड मोशन में स्पीड बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि सेम डायरेक्शन में ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज पॉजिटिव बेसिकली हियर। अच्छा, एक और बात, इसमें फ्री जब ड्रॉप करते हैं, जब हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होगी क्या? 0 होगी। सो दिस विल भी याद रखना, ये भी 0 मीटर पर सेकेंड। एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड बोला गया तो ये हिडन डेटा है, तुम ये यूज नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा। सो ये ध्यान रखना, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। और किसी चीज़ को ऊपर थ्रो कर रहे हो तो स्पीड कम होते होते हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाएगी? 0। मतलब इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 मीटर पर सेकेंड। जो हाईएस्ट टॉप पे जो वेलोसिटी है वो हमेशा 0 रहती है, देख लो। ड्रॉप किया तो वो इनिशियल है 0, और जब ऊपर थ्रो किया तो वो फाइनल है 0, बट टॉप वाली वेलोसिटी 0 होती है हमेशा। ये लॉजिक ध्यान रखो, ठीक है। बहुत ईजी है, फॉर्मूला तो हमारे सामने है, बस ये ध्यान रखना, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ, टोटल टाइम अगर 6 सेकेंड है तो ऊपर जाने में 3 सेकेंड, नीचे आने में 3 सेकेंड, ठीक है। ग्रेविटी नेगेटिव कब लेंगे? जब मोशन ऊपर हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ग्रेविटी और मोशन का, इसलिए जी नेगेटिव होगा, -9.8 लिखोगे। +9.8 कब लिखोगे? जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो मोशन की डायरेक्शन या ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है तो स्पीड बढ़ती जाएगी। यानी इन बोथ द केसेस द टॉप वेलोसिटी 0, ऊपर थ्रो करोगे तो कम होते होते हाईएस्ट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वाली 0 हो जाएगी। ड्रॉप करोगे तो स्टार्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, ठीक है। एनी हाउ द टॉप वेलोसिटी 0। तो ये हिडन डेटा, ये यूज नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा, ओके। न्यूमेरिकल के लिए यू जस्ट चेक, यूट्यूब पे चेक करने आता है ना तुमको, सर्च करना
ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल एडू मंत्रा मिल जाएंगे, धमाके से मिल जाएंगे। ओके, देन आगे देखते हैं। अच्छा, मास और वेट में क्या फ़र्क है सर? सारे फ़र्क देख लिया अपन ने, फॉर्मूला देख लिया, क्या चाहिए और, है ना। ये मास को m से लिखते हैं अपन, वेट को w से लिखते हैं, है ना। ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ऐसे मत लिखना। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, मैं आगे बता दूंगा ऐसे। मास क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। वो तो हमने पढ़ा हुआ है फोर्स लॉज ऑफ मोशन में, कि जो कोई चीज़ की इनर्शिया होती है वो उसके मास से डिटरमाइन होती है। जितना मास ज़्यादा रहेगा उतना इनर्शिया ज़्यादा रहेगा। सो इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, ठीक है। दूसरा बात, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। जैसे इसका मास एग्जैक्टली क्या है कि इसके अंदर कितना पार्टिकल कंटेन्ड है, उससे बनता है मास। तो इसको कहीं ले जाओ ना, धरती पे, मून पे, चांद पे, जहां ले जाना ले जाओ, मून चांद तो एक ही होता है। तो बिकॉज इसका कंटेंट जो है वही है, सो इसका मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्या चेंज होता है? वेट चेंज होता है। वही बता रहा हूं यहां पर। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, या जो भी प्लैनेट है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय W एंड इट इज गिवन बाय m इंटू जी, ठीक है। वेट इज प्रोपोर्शनल, इट इज डिपेंडिंग ऑन मास, बट वेट इज नॉट इक्वल टू मास, ठीक है। अच्छा, SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, मास का तो kg लिखते हैं हम। एंड द वेट ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसा मैंने बताया, आपने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, मून के ऊपर जो उसका वेट होगा, इट विल बी 1/6 एज दैट ऑफ वेट ऑन अर्थ। मतलब अलग अलग है ना, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग है। इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट, है ना। अच्छा, एक और चीज, तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या फर्क है, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि मून अर्थ सिर्फ ऐसा, कोई भी ऑब्जेक्ट, उनके बीच में आपस में जो फोर्स है वो अट्रैक्शनल फोर्स, वो जो अट्रैक्शन है, उस फिनोमिना को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। सो ग्रेविटेशन इज अ जनरल फिनोमिना ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये जनरल फिनोमिना को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। बट व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी किसी प्लैनेट के लिए डिफाइन की जाती है। दिस इज फॉर एनी प्लैनेट। कोई भी प्लैनेट अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो उस प्लैनेट के जो ग्रेविटेशन को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी, ठीक है। ये नहीं कह सकता मैं कि इनके बीच में ग्रेविटी एक्ट करा, नहीं। ग्रेविटी प्लैनेट के लिए कहा जाता है। ग्रेविटेशन जो है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन है ड्यू टू देयर मासेस, उसको हम ग्रेविटेशन कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिक। देखो, ग्रेविटी अलग नहीं है, ग्रेविटी इज ग्रेविटेशन का ही इफेक्ट है। बट जब प्लैनेट के ग्रेविटेशन की बात करी जाती है कि इस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या है या इन्फ्लुएंस क्या है, ये उस प्लैनेट की ग्रेविटी होती है ना। ज़्यादा मास का, ज़्यादा हैवी प्लैनेट होगा तो उसकी ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी। कम मास का प्लैनेट रहेगा, हल्का प्लैनेट होगा, उसकी ग्रेविटी कम रहेगी, ठीक है। अच्छा, कैपिटल G और स्मॉल g में क्या फ़र्क है? ये तो हमको दुनिया भर का पता है हमको, कि ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। पूरे यूनिवर्स का कांस्टेंट होता है ये, कहीं भी अप्लाई करो ये चीज़ फिक्स रहेगी। और ये जो स्मॉल g है, ये प्लैनेट टू, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है, हर प्लैनेट की अलग होती है ना। जैसे अर्थ की है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है कि दिस इज डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट टू प्लैनेट या वेरिंग फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। दिस इज सेम फॉर थ्रू आउट द यूनिवर्स। ये कैपिटल G है, स्मॉल g, दिस इज यूनिट देख लो, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, हो गया। देन अब आ गया हमारा चैप्टर का सेकेंड पार्ट। ध्यान देना है, चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। ट्रस्ट मत बोलना इसको, दिस इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या है सर? बहुत सिंपल है। क्या है सर? ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखो कैसे। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है भाई, कोई भी सरफेस पे जब तुम परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करते हो, ऐसे सरफेस ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहे हो, उसी को थ्रस्ट बोलते हैं, है ना। फोर्स है तो यूनिट होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। सो थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस ऐसा है, फोर्स एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर मैनर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट कहेंगे। यूनिट क्या होगी भाई? फोर्स है तो यूनिट क्या होती है? यूनिट न्यूटन रहेगी। देन प्रेशर क्या होता है? ये भी हमने पढ़ा है। प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस, है ना, पता है हमको। फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और
का फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, बायनेंसी अब आते हैं। सर बायनेंसी क्या होता है? बायनेंसी बताइए सर। सो बायनेंसी इज द फिनोमेना इन विच कोई भी फ्लूइड या कोई भी लिक्विड के अंदर तुम जब उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हो तो लिक्विड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, ऊपर की डायरेक्शन में उसको ढकेलता है, ऊपर पुश करता है वो लिक्विड, उसी को बायनेंसी कहते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, या सॉरी नॉट लिक्विड, फ्लूइड बोलो, फ्लूइड में लिक्विड गैस दोनों आते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा समझ सकते हो इसको तुम लिक्विड, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड द बायंट फोर्स। ठीक है, तो कोई भी फ्लूइड ले लो मान लो, और उसमें तुमने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डाला, तो ना ये फ्लूइड उसके ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है, और उस फोर्स को बायंट फोर्स कहते हैं, या अपथ्रस्ट भी कहा जाता है उसको। ठीक है, दैट फोर्स इज अपथ्रस्ट फोर्स या बायंट फोर्स। अच्छा, उस प्रॉपर्टी को बायंसी, लिक्विड की उस प्रॉपर्टी को बायंसी अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द अपथ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द प्लैनेट, सॉरी प्लैनेट बोल रहा हूँ, जा नहीं रहा अभी तक प्लैनेट है, ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लो ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो तुमने एक वेइंग मशीन को, हमारा जो वेट है बाहर चेक किया, वेइंग मशीन को पानी में रखा, या फिर मान लो किसी तरीके से हमने अपना वजन चेक किया पानी के अंदर जाके, तो पानी के अंदर हम हल्का फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड हमको ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बायंसी। तो कोई भी फ्लूइड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड्स उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसको बायंट फोर्स कहा जाता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स एंड द बायंट फोर्स पुशेस इट अपवर्ड्स। ग्रेविटी उसको देखो, जैसे ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी उसको नीचे ढकेलना चाहती है और बायंट फोर्स उसको ऊपर ले जाना चाहता है, ऊपर पुश कर रहा है। सो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज बायंसी। ठीक है, अच्छा अब ये बायंसी किस पे डिपेंड करती है, किस लिक्विड की कितनी बायंसी होगी, कौन सा लिक्विड कितना ज्यादा अपथ्रस्ट एक्सर्ट कर पाएगा। सो दिस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये ध्यान रखना कि इस लिक्विड की, जैसे यहाँ पर ये लिक्विड है, फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड मान लो, तो उसकी डेंसिटी जितनी हाई रहेगी ना, उतना ज्यादा वो ताकतवर रहेगा उसका बायंसी। यानी कि अगर प्योर वाटर है, मान लो वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं हम, अगर प्योर वाटर है तो उसकी जो बायंसी होगी इट विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू एक बहुत ही नमकीन पानी है, बहुत ही सॉल्टी सलाइन वाटर है, उसकी डेंसिटी हाई होती है सलाइन वाटर की। डेड सी एग्जाम्पल, तो डेड सी वाले केस में वहां पर कोई भी चीज अक्सर फ्लोट करती है, क्यों? क्योंकि उसकी बायंसी ज्यादा है उस लिक्विड की। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक है, डेंसिटी ज्यादा है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? प्लीज प्लीज डोंट पकाओ फायर, चलो जल्दी बताओ ये। ठीक है, तो ये समझ लेना कि भाई ये जो अपथ्रस्ट है इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ज्यादा रहेगी, अपथ्रस्ट भी ज्यादा रहेगा। ओके, अच्छा, व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड इन सरफेस ऑफ वाटर। तो कौन सी चीज फ्लोट कर, बच्चा बता देगा सर, ये फ्लोट कब करती है और सिंक कब करती है? जब वेट ज्यादा हो जाएगा, ये जब वेट कम रहेगा कंपेयर टू द बायंट फोर्स, तो वो ये जीत जाएगा, इसलिए वो फ्लोट करेगा। और जब वेट जो है वो ज्यादा ताकतवर है बायंट फोर्स की कंपैरिजन में, तो ये नीचे ढकेलता जाएगा उसको और वो सिंक हो जाएगा। सिंपल बात है, एंड दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। यानी अगर उस चीज की डेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, पानी में सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, है ना। अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। यही लॉजिक पढ़ा हमने। ठीक है, व्हेन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर इट विल फ्लोट ऑन वाटर, है ना, या ऑन एनी लिक्विड। इसके बाद व्हेन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इट सिंक इन द वाटर। अच्छा, एक चीज और बता ही नहीं गई कि सर अगर डेंसिटी बराबर होती है ऐसे केस में क्या होता है, तो मैं चाहूंगा कि तुम जो है कमेंट करके बताना कि अगर डेंसिटी बराबर होगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसको जब यहां डाला जाएगा तो वो
कहां जाएगा एग्जैक्टली, इफ द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ऐसी चीज जब आपको बताई जाती है ना, तो जरूर नहीं पता गूगल करके आंसर लिखो, लेकिन आंसर करोगे। एवरीवन जो बंदा यहां देख रहा है ना, बच्चा हो या बड़ा हो, आई विल वांट कि आप कमेंट करके बताओ कि दूसरे लोगों को भी इस बात का अवेयरनेस हो और मुझे भी पता लगे कि भाई आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। सो इफ द डेंसिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दिस, तो क्या होगा, क्या ये सॉलिड इस लिक्विड के अंदर जाएगा या ऊपर रहेगा या क्या होगा, बताना आप, ठीक है। आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बंदा नंगा भागा था बाथ टब से निकल के, यूरेका यूरेका यूरेका, कैसा लगेगा यार, दाढ़ी वाला आदमी, ठीक है। सो इसने कुछ ऑब्टेन कर लिया, कुछ डिस्कवर कर लिया था। क्या था, यही जो यहां बताया जाएगा। जबरदस्त चीज है, मजा आएगा पढ़ने में। When an object is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. ठीक है, अब देखना क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। पहले ना इसका स्टेटमेंट को साइड में रखते हैं और अपना ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, ये है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है अपना ऑब्जेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ना हम एक, मतलब यहाँ पर हमने इसका वजन चेक कर लिया कि इसकी वेट कितनी है। इसका वेट है यहाँ पर WA, यानी वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन एयर इज WA। अब हमने सेम ऑब्जेक्ट को, सेम दिख रहा है ना, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है यार, सेम सेम बनाओ सर। इसी ऑब्जेक्ट को मान लो ठीक है, लगभग सेम है। इसको हमने क्या करा, स्प्रिंग बैलेंस से लटकाया, वो वेट चेक किया, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस से लटका के हमने वेट चेक किया, वेट इन एयर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको एक लिक्विड में, सपोज पानी ले लो, सबसे सिंपल है यार, तो हमने उसको इमर्स कर दिया, ठीक है। इमर्स कर दिया, डुबा दिया, समझ सकते हो। तो एकदम नोजल पानी एकदम इस नोजल की तरफ ही था, इतने लेवल पे, अगर थोड़ा भी लेवल पानी रहेगा ऊपर नीचे गिर जाएगा। तो एक्चुअली जब ये सॉलिड बाहर था तो ये इस लेवल पे था, तो जब ये अंदर गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ पानी जो है वो गिरा होगा, ठीक है। तो मान लो ये है वो पानी जो गिरा है, ठीक है। वाह सर क्या ड्राइंग बनाते हो, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। बोल दिया करो यार, मैं खुद ही अपने आप के बारे में बोलता रहता हूँ, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं बोलता, ठीक है। तो यहाँ पर टपक से समझ रहे हो, पहले क्या था, पहले ऐसे था, पानी यहाँ तक भरा हुआ था। फिर जब जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ डालोगे तो पानी उछलेगा, है ना, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो गिर जाएगा, ओके। तो वही यहाँ पर पानी जो है थोड़ा सा स्पिल हो गया। अब जो वेट है, पहले तो ये बताओ कि जो वेट है क्या वो सेम रहेगा इसमें भी, पानी में डुबाने के बाद भी? नहीं, मैंने बताया अब थ्रस्ट एक्ट करेगा। सो वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल इन वाटर विल बी डिफरेंट एंड इट विल बी बेसिकली लेस, कम रहेगा वो, है ना। स्प्रिंग बैलेंस चेक कर रहे हैं हम, तो पता लगा कि यहाँ का मान लो ये, अगर समझो फॉर एग्जांपल ये 7 किलो है, यहाँ पर 5 किलो हो गया। क्यों? क्योंकि इधर एक अपोजिंग अपथ्रस्ट या बायएंड फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वेट है, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ना, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो वेट जो है वो कम क्यों फील, वही ऑब्जेक्ट है, वेट कम क्यों फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अपथ्रस्ट जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत सिंपल सी बात, मैं अब ये बताने से पहले, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताने से पहले बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 7 किलो है, ध्यान देना, अगर यहाँ पर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 kg, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर इज 7 kg एंड इफ दिस इज 5 kg, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बायएंड फोर्स?
2 किलो होगा ना। अगर ये 7 किलो है, यहां से 2 किलो एक्ट किया इसलिए ये 5 किलो हुआ, नहीं तो ये 7 किलो ही दिखता। तो यानी बहुत सिंपल सी बात है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, यानी लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, है ना, लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी W माइनस WA माइनस WW विल बी इक्वल टू द बायएंड फोर्स एक्टिंग। ये तो हमको लॉजिकली पता है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं पता, ये लॉजिकली पता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान देना कि इसका जो जितना पार्ट डूबा है, जितना वॉल्यूम इसका डूबा हुआ है, दिल से बताना क्या ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा? क्या होगा ना? दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ इमर्स पार्ट ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। यहां पर मैं जो बता रहा हूं उसको मैं यही लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ immersed part of the solid is equal to volume of displaced liquid। क्यों इक्वल रहेगा? अरे यार, जितनी जगह थी पानी, जितना उसने जगह लिया उतनी ही जगह का पानी थ्रो किया होगा ना, तो ये तो लॉजिकली सेम है। वॉल्यूम ऑफ इमर्स पार्ट ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। और एक बात, तो ये सब तो लॉजिक से बताया। सर ये तो बताओ, आर्किमिडीज बाबू का इतना बोल रहे थे, क्या बताए नहीं। सो देख लो, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुल्ली और पार्शियली, जैसे यहाँ पर पार्शियली इतना डूबा हुआ है, सो जब भी कोई बॉडी को फुल्ली और पार्शियली किसी लिक्विड में डालते हैं या किसी फ्लूइड में डालते हैं, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो यानी कि इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, वो तो है ही, दिस इज एन अपवर्ड फोर्स। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बस इतना ही बताया जा रहा है कि दिस अपवर्ड फोर्स यानी द बायएंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मतलब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इसका वेट निकाल लो या इसका वेट मेजर कर लो, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो द अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बस इतना ही बताया जा रहा है कि द अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट। मतलब तुमको निकालना है कि बायएंसी कितना एक्ट कर रहा है, कितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है, बस उसका वेट चेक कर लो, उतना ही। मतलब मान लो 2 किलो है, मतलब ये भी 2 किलो रहेगा, समझ रहे हो। अगर ये 7 किलो है, ये 5 किलो है, तो मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ इफ द वेट हियर इज 7 kg, हियर 5 kg, तो यानी ये 2 किलो हुआ। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये बता दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये भी 2 किलो हुआ। इसके ऊपर का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आई गेस इस पे बेस्ड है, चेक कर लेना, बहुत सिंपल है। और अगर नहीं मिले ना, यूट्यूब पे चेक कर लेना, मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया अपना सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसका। ध्यान रखना कुछ बातें, लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू बायएंड फोर्स का जो वेट है, दैट इज लॉजिकल। और क्या, वॉल्यूम ऑफ द इमर्स पार्ट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये भी लॉजिक है। और जो आर्किमिडीज ने बताया कि द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। स्टेटमेंट याद रख लेना, ये देख लेना। अगला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि शिप्स की डिजाइन करनी हो या सबमरीन्स का डिजाइन करना हो कि भाई किस तरीके से वो कैसे फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, वो सब चीजें कितना सिंक करेगा उस हिसाब से उसको डिजाइन करना होगा। इसके अलावा चाहे हाइड्रोमीटर बनाना हो या लैक्टोमीटर बनाना हो, लैक्टोमीटर से ना मिल्क की प्योरिटी चेक करते, नाम में ये लैक्टो, ठीक है। हाइड्रोमीटर से किसी भी लिक्विड की डेंसिटी डिटरमाइन करी जाती है। तो ये सब चीज को डिजाइन किया जाता है ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही वो डिजाइन हुआ है, ठीक है। याचा नंतर मुलांनो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सर बहुत हार्ड है क्या? नहीं यार, बहुत ईजी है। जैसे मान लो मुझे पता लगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता लगा कि गोल्ड की जो रिलेटिव डेंसिटी है, गोल्ड की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो है 1.5। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि गोल्ड जो है वो वाटर की कंपैरिजन में 1.5 गुना
ज़्यादा भारी होता है, यानी डेंसर होता है। ठीक है, अगर मुझे कहा गया कि जो आयन की डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, इट इज़ 5 टाइम्स एज द इट इज़ 5 रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयन, आयन को Fe से रिप्रेजेंट करता है, फेरस इज 5। तो इससे क्या पता लग रहा है कि आयन की जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज 5 टाइम्स एट डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी चीज की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करना। सर कैसे करते हैं ये तो बताओ, सिंपल फॉर्मूला है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस is given by density of substance of that substance by, मैंने बताया किससे कंपेयर करना है, वाटर से, सो बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है ये तो बता दो। तो वाटर की डेंसिटी होती है CGS में, यानी CGS सिस्टम में और SI सिस्टम में, SI में होता है 1000 मतलब 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और CGS में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी। तो ये आप यूज़ करना, मतलब कौन सा कब पुट करेंगे सर, मान लो सब्सटेंस की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में दी है, तो वाटर की 1 वो भी वही ले लेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर सब्सटेंस का ही तुमको kg पर मीटर क्यूब में दिया है तो फिर वाटर का भी kg पर मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा रिलेटिव डेंसिटी की क्या सर यूनिट होती है क्या? नहीं। वाई दिस इज हैविंग नॉट हैविंग एनी यूनिट? क्योंकि जब तुम पुट करोगे, मान लो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो आया मान लो 1300 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, और तुमको वाटर की डेंसिटी पता है इट इज 1000 है ना, या 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी ना, तो जो वैल्यू मिलेगी दैट विल नॉट हैविंग एनी यूनिट, इट विल नॉट हैव एनी यूनिट, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी ऐसे निकाला जाता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और मैंने बताया इससे क्या पता लगता है कि जब मैंने कह दिया कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ समथिंग, समझो इसका रिलेटिव डेंसिटी 1.5 है, तो मतलब ये 1.5 गुना डेंसर है पानी से। अगर किसी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी 1 आएगा तो 1 आएगा तो वो क्या करे, मतलब उसका डेंसिटी कितना है, वो वाटर की डेंसिटी के बराबर है। 1 कब आएगा, जब दोनों 1000 रहेगा तब 1 आएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी 1 होने का मतलब कि द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 आ रहा है तो क्या होगा, तो उसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, 0.1, 0.5, 0.2। तो अगर तुमको ये बोला जाए कि इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1 विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर, तो बताना। अब तो इस बार तो पक्का कमेंट करके बताना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी अगर ग्रेटर देन 1 आए, किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या वो सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा? कम ऑन, जाओ जल्दी और बताओ। इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म हुआ, ऑल द थ्योरी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स है वो हमने ऑलरेडी करे हुए, चेक करना, बाकी आते रहेंगे धीरे धीरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।